नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के चमोली में जल प्रलय के बाद लापता 200 लोगों में से 56 लोग हो चुके हैं बरामद। परियोजना के बैराज मलबे में शव के दबे होने की आशंका। उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा है टिहरी झील महोत्सव। प्रभारी मंत्री ने महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम रावत करेंगे उद्घाटन। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बनने वाले कोरोना वैक्सीन को अब दुनिया भर में आपात इस्तेमाल का रास्ता साफ। WHO ने दी मंजूरी। देश भर में आज से सभी वाहनों के लिए अनिवार्य हो गया फास्टैग। अब नए 4 पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी फास्टैग जरूरी। वसंत पंचमी के अवसर पर हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। लाखों श्रद्धालुओं का गंगा घाटों पर लगा जमावड़ा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में फिर बारिश और बर्फबारी के आसार। बिजली गिरने की भी मौसम विभाग ने जताई आशंका। येलो अलर्ट किया गया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 21 फरवरी को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों, राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों को चिट्ठी भेजी गई है। इस दौरान राज्य द्वारा किए गए संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की जाएगी। वहीं उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि पार्टी आला कमान ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन के साथ ही आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड से भी संगठन महामंत्री और कई पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। कि कोई एजेंडा अभी नहीं आया है, लेकिन ये बताया गया है कि राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों के अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों की बैठक है। निश्चित ही कोई महत्वपूर्ण बैठक होगी। अभी कोई एजेंडा हमको नहीं आया है, वहीं जाके पता लगेगा एजेंडे का। खबर नैनीताल से है, जहां के उच्च स्थानीय प्राणी उद्यान में ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जा रही सड़कों में आड़े आ रही वन विभाग की भूमि हस्तांतरण को लेकर नैनीताल विधायक संजीव आर्य, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ही अहम बैठक की। वहीं विधायक आर्य ने कहा कि विकास कार्यों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई लगभग 13 सड़कों सहित पेयजल योजनाओं में आड़े आ रही वन भूमि की अड़चनों को दूर करने और आपसी तालमेल से इन्हें दूर करने के लिए बैठक आयोजित की गई है, ताकि नैनीताल विधानसभा में किए जाने वाले विकास कार्यों में तेजी आ सके और क्षेत्रीय जनता को भी इसका लाभ मिल सके। आपसी समन्वय से बैठक हमने बुलाई है। इस बैठक में हमारे राजस्व विभाग, हमारे फॉरेस्ट और हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और इसमें इंजीनियर्स रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से आपको पता है कि अक्सर जितना भी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की सड़कें हैं वो अधिकांशतः वन आच्छादित क्षेत्रों में है, और अक्सर हमने देखा है कि एक समन्वय की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट क्लियरेंस के इश्यूज़ हैं, कहीं पर सीए लैंड की आवश्यकता है, कहीं पर जॉइंट इंस्पेक्शन होने हैं, कि जो तालमेल अगर कहीं पर अभाव होता है, कहीं पर आपस में समन्वय नहीं बन पाता है, तो उस दृष्टि से आज जितनी भी नैनीताल विधानसभा की सड़कें वर्तमान में फॉरेस्ट केस में अटकी हैं, कहीं पर रेवेन्यू के विभाग के चलते अटकी हैं, या PWD विभाग को कहीं पर एनओसी की ज़रूरत है, इस दृष्टि से आज बैठक बुलाई। लगातार बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस सिलेंडर के दामों को लेकर मैंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने आज सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ाती जा रही है, साथ ही जो कुछ सब्सिडी गरीब लोगों को मिलती थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 1-1.5 माह के भीतर ही सरकार ने 50 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 100 रुपए बढ़ाकर गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। लगभग 50 रुपए एक दिन में अगर सिलेंडर का भाव बढ़ेगा तो यही होगा। इस कदर महंगाई इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ा दी। पिछले लगभग महीना 1.5 महीना के अंदर 100 रुपए के लगभग इस सिलेंडर पर बढ़ गए हैं, और आज की तारीख में लगभग 785 रुपए का सिलेंडर का भाव हो गया है, और आम आदमी की कमर तोड़ दी। पेट्रोल को देखें तो पेट्रोल 88 रुपए है, और डीजल को अगर देखें, डीजल लगभग 80 रुपए है। तो हालत बद से बदतर है। इस देश में महंगाई इस कदर हो गई है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया, और 2-4-5 रुपए बढ़ते तो बढ़ते, लेकिन 50-50 रुपए एकदम सिलेंडर में बढ़ा रहे हैं।
LIC कर्मचारियों ने आम बजट में LIC के IPO व बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय महामंत्री राजीव निगम ने कहा कि बीमा क्षेत्र लंबे समय के लिए देश के आधारभूत ढांचे के लिए धन मुहैया कराता आया है। सरकार एक तरफ तो आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, वहीं दूसरी ओर बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% किए जाने और LIC के शेयर को मार्केट में लिस्ट करने के प्रस्ताव को लेकर आई है। ये प्रस्ताव देश की जनता का पैसा विदेशी कॉर्पोरेट को सौंपने का काम करेगा। 10% शेयर केवल मार्केट में गए हैं। सेबी की गाइडलाइंस है कि ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स 25% शेयर दोनों प्रपोजल आत्मनिर्भर भारत के अभियान के खिलाफ हैं, आत्मनिर्भर भारत की मूल भावना पर चोट करते हैं, क्योंकि LIC ने 1956 से बनने के बाद से आज तक भारत सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, 21,40,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है, 30 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट को दिया है, रेलवे को 1,50,000 करोड़ रुपए दिया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत बनाने में जो इसका सहयोग है वो अतुलनीय है, और उसके बावजूद आत्मनिर्भर भारत के इस प्रतीक को आप आत्मनिर्भर भारत के नारे के बीच में IPO लाकर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि ये दोनों बिल वापस लिए जाएं। मांग पूरी नहीं होगी, देश की जनता को लामबंद करेंगे। आप साथियों, प्रेस के साथियों के बीच में आएंगे, तमाम कर्मचारी वर्ग के बीच में जाएंगे और इस देश के अंदर एक बड़ी हड़ताल और बड़े आंदोलन करेंगे, और वो डेमोक्रेटिक आंदोलन होगा। खबर ऊधम सिंह नगर से, जहां पर जिले के तहसील खटीमा नगर में बीच में बहने वाला ऐठा की सफाई न होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर नाले के किनारे बसे लोगों ने बताया कि ऐठा नाले की सफाई न होने के कारण फैली इस गंदगी से महामारी फैलने की आशंका है। वहीं ऐठा नाले की सफाई का प्रस्ताव को लेकर नगर पालिका पहुंची वार्ड की नामित सदस्य व भाजपा नेता रेणु भंडारी ने बताया कि नाले में अतिक्रमण का मलबा व गंदगी की सफाई को लेकर ठेका दिया जाना है, जल्द ही समस्या का निस्तारण किया जाएगा। वहीं पूरे मामले में नगर पालिका प्रशासन अधिशासी अधिकारी ने ऐठा में फैली गंदगी पर स्थानीय लोगों को भरोसा जताते हुए जल्द ही समस्या का निस्तारण करने की बात कही है। यहाँ पर ये सफाई से तोड़ना तो जायज समझा सबने, और इसको सफाई करने का मतलब ठेका कौन लेगा? इतनी गंदगी से मक्खी मच्छर गर्मी के दिन आ रहे हैं, यहाँ पर बीमारी हो रही, कोरोना की जैसी बीमारियाँ चल रही है, इससे और भयानक बीमारी भी हो सकती है। माननीय सभासदों के सुझाव, जो बहुमूल्य सुझाव और स्थानीय जनता की मांग को देखते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि इसका तुरंत ही नाले की सफाई और उसके आसपास जो अतिक्रमण का मलबा है उसको हटा करके जहां पर जल भराव हो रहा है वहां पर उसको पहले प्राथमिकता आधार पर भरवा दिया जाए। इस कार्य के लिए ठेका किया जाएगा और अतिशीघ्र हमारी निविदा इसमें निकल जाएगी सार्वजनिक रूप से। सर, आज मेरी पहली बोर्ड की बैठक थी। यहाँ पर मैंने प्रस्ताव रखा, यहाँ खटीमा में जल भराव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जल भराव की समस्या के ऊपर मैंने टॉपिक रखा कि यहाँ की जल भराव की समस्या का निदान हो सके, तो इसलिए मैंने खखरा नाले और ऐठा नाले की सफाई के बारे में प्रस्ताव रखा कि ये नालों की सफाई हो जाए और इन नालों की और मिट्टी हर जगह जहाँ पर मिट्टी की जरूरत है हर वार्डों में। नैनीताल मल्लीताल व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन नेगी के नेतृत्व में आज मल्लीताल बाजार में नगर में पानी के बिलों में अनियमितता को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। व्यापार मंडल किशन नेगी ने कहा कि जल संस्थान पर बिलों में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं और बिना मीटर रीडिंग के मन मर्जी के बिल जनता को थमाए जा रहे हैं, जबकि रोस्टिंग प्रणाली के तहत सुबह शाम 2 घंटे ही पानी दिया जा रहा है। बावजूद इसके शहर के लोगों का बिल हजारों में दिया जा रहा है, जो सरकारी विभाग की खुली लूट है। नैनीताल में जल संस्थान के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। जो जल संस्थान के पानी के बिल हैं, वर्तमान में जो उनकी रीडिंग है उनमें भारी अनियमितता है और मनमाने तरीके से जनता से लूट की जा रही है, जिसका सारे व्यापारियों में और नैनीताल की जनता में भारी आक्रोश है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम की कपाट तिथि की घोषणा कर दी गई है। कपाट 18 मई सुबह 4:15 पर खुलेंगे। साथ ही नरेंद्र नगर राजमहल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। बता दें, उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा के प्रमुख धाम श्री बद्रीनाथ धाम ट्रस्ट के कपाट खोलने की घोषणा हो गई है। नरेंद्र नगर राजमहल से ही की गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को 4:15 पर ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे। महाराजा मनुजेंद्र शाह ने विश्व भर के तीर्थ यात्रियों को उत्तराखंड आमंत्रित किया है। सदियों से टिहरी राजवंश ये परंपरा निभाता चला आ रहा है।
ओम प्राच्ये नमः, ओम अवाच्ये नमः, ओम प्रतिच्ये नमः, ओम उदिच्ये नमः। कपाट जो खुलेंगे वो 18 मई को है और जो गाड़ू तेज या गाड़ू घड़ा का जो हमारे यहाँ होता है वो 29 अप्रैल को है, 29 अप्रैल और कपाट है 18 मई। और श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहते हैं जी? श्रद्धालुओं से क्या? श्रद्धालु मैं यही कह रहा हूँ कि आप ज़रूर आइए, अब कोविड का ध्यान ज़रूर रखिएगा और सरकार ने पूरी व्यवस्था की है आप लोगों के लिए, और आप दर्शन करिए, आपकी जो यात्रा हो वो मंगलमय हो और आपको खूब खुशी भगवान प्रदान करे। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से हादसे में मारे गए लोगों के शवों को मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। रेस्क्यू अभियान के दौरान अब तक 58 लोगों के शव बरामद हो गए हैं, जबकि 22 मानव अंग भी बरामद किए जा चुके हैं। वहीं रेस्क्यू टीम द्वारा बरामद 58 शवों में से 30 की शिनाख्त हो चुकी है, एक मानव अंग की भी शिनाख्त की जा चुकी है। आपको बता दें कि विद्युत परियोजना की सुरंग ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना स्थल के आसपास रेणी गांव में मलबे से शव मिले हैं। आज भी सुरंग से मलबा हटाने का काम जारी है, जिसको लेकर उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि तमाम सेना बल द्वारा बचाव कार्य निरंतर जारी रहेगा, जिससे बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सकेगा। ऑपरेशन चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे, चाहे वो सर्च ऑपरेशन हो, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे रिलीफ ऑपरेशन हो। मैंने इतना कहा है कि जो मलबा है, जो हमें जिस मलबे में हमें पिछले 3-4 दिन में कुछ शव प्राप्त हुए हैं, सब मिले हैं, उसके खोदने का जो काम है, मुझे उम्मीद है वो अगले 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। किंतु जो हमारे ऑपरेशन हैं वो लगातार जारी रहेंगे। हम आखिरी आदमी तक सर्च करेंगे और ऑपरेशन को जारी रखेंगे। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर जहां कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ पुतला दहन करने समेत पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं इस पर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि विपक्ष का काम ही सवाल उठाना है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम पेट्रोलियम देशों पर निर्भर करते हैं और कांग्रेस के समय में भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और सरकार भी कच्चे तेल की कीमत के अनुसार ही पेट्रोल के दाम तय करती है। बंशीधर का कहना है कि कांग्रेस विपक्ष में तो उनके द्वारा सवाल उठाना लाजमी है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ स्कूल में नर्सों को संबोधित कर रहे हैं। आज के इस प्रज्वलन और सेवा शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर पूरे कॉलेज परिवार को और खासतौर पर उन सभी प्रशिक्षुओं को जिन्होंने आज के इस दीप प्रज्वलन और सेवा शपथ ग्रहण समारोह में अपनी भागीदारी की है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि वसंत पंचमी के आज की इस पावन तिथि पर गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग और गुरु गोरखनाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग अपना दीप प्रज्वलन और सेवा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन वर्ष करता है और इस वर्ष भी इस परंपरा को उन्होंने अनवरत आगे बढ़ा के रखा है। कुछ चीजें हैं जो वास्तव में हम सबको जानने और सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर पर पिछला एक वर्ष आप सबने देखा होगा कि किस रूप में पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण बना रहा है। ये चुनौती वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम सबके सामने आई, लेकिन भारत के अंदर सफलतापूर्वक इस चुनौती का मुकाबला हुआ। भारत ने कोरोना से न केवल अपने देश को बचाया, अपने देश की 135 करोड़ की आबादी को बचाया, बल्कि अपने मित्र देशों के साथ भी सहयोगी बनकर के न केवल दवा बल्कि वहां पर उन्हें
स्वास्थ्य की अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के साथ ही जब हम कोरोना पर विजय प्राप्त करने के अंतिम चरण की ओर प्रवेश कर रहे हैं तो दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिसने 2 वैक्सीन भी लॉन्च की है और सफलतापूर्वक वैक्सीन पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को और दूसरे चरण में जितने भी कोरोना वॉरियर्स थे इन सबको सफलतापूर्वक लगाने के साथ ही अपने मित्र देशों को भी सफलतापूर्वक वैक्सीन पहुंचाने का कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय से लिए गए निर्णय और भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाते हुए सर्वे सन्तु निरामया के इस भाव को भारत ने जिस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया, वास्तव में हेल्थ वर्कर्स की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। कोरोना आने के साथ ही कोरोना के प्रबंधन में क्या कुछ किया जाना चाहिए, हमारे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइनर्स थे, इन्होंने जिस भूमिका का निर्वहन किया वो अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय रहा है। इसलिए इस सेवा शपथ ग्रहण समारोह का और भी महत्व बढ़ जाता है। सामान्यतः एक औपचारिकता होती है, लेकिन ये जो प्रशिक्षु हैं, ये प्रशिक्षु अब अपने थ्योरेटिकल पाठ्यक्रम से प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं और प्रैक्टिकल का पाठ्यक्रम जो कुछ भी आप जानेंगे, सीखेंगे, आपके इस लंबे जीवन के साथ, इस सेवा शपथ के साथ ही आपका इस फील्ड का कैरियर बनना प्रारंभ होगा। इसलिए आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, महत्वपूर्ण जिसे आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि जो इस फील्ड में कार्य करने वाले लोगों को जानना होगा। एक बालिकाओं के बारे में जो अभी प्रोफेसर जेपी पांडे जी कह रहे थे कि पहले होता क्या था कि नर्सिंग फील्ड में अक्सर हम लोग इस बात पर निर्भर हो जाते थे कि दक्षिण भारतीय से नर्सिंग प्रशिक्षु उपलब्ध हो ही रही है, तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है। लेकिन आबादी जितनी तेजी के साथ देश की बढ़ी है, स्वास्थ्य सेवाएं क्या उस रूप में बढ़ पाई। और दूसरा, कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए या भविष्य में कभी कोई ऐसा आसन्न संकट देश के सामने आ जाए, समाज के सामने आ जाए, उस समय की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। कोरोना के दौरान तो सारी चीजें एक एक करके होती गई। हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया, हमने टेस्टिंग लैब्स भी बढ़ाई, हम लोगों ने लॉजिस्टिक को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया, प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी साथ साथ चलाते रहे, हर एक प्रकार के कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ते रहे। लेकिन कोरोना जैसी महामारी भी हो सकता है सही लागू होता हो, लेकिन सामान्य जीवन में हम सबको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा कि पहले से की गई तैयारी और बचाव के प्रति जागरूकता हमें किसी भी बीमारी और महामारी से बचाव करने का सर्वोत्तम उपाय बताता है। और इस दिशा में एक प्रयास हम सब के स्तर पर होना चाहिए। हम सबको इस बात को मानना चाहिए कि नर्सिंग का जो क्षेत्र है पूरी स्वास्थ्य सेवाओं की बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर ये जितनी मजबूत होगी, जितनी सशक्त होगी, जितनी समर्थ होगी, स्वास्थ्य सेवाएं उतनी सशक्त और उतनी समर्थ होती हुई दिखाई देंगी। ये चुनौती आज भी हमारे सामने बनी हुई है और खासतौर पर बालिकाओं के बीच से यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश के अंदर कुछ चुनौतियां हम सबको निरंतर झकझोरती है। खासतौर पर जब हम प्रदेश के अंदर बाल मृत्यु दर देखते हैं और मातृ मृत्यु दर देखते हैं, ये आंकड़े कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में अभी भी महिलाओं में जागरूकता का कहीं ना कहीं अभाव है
इसको और इसके दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है। जागरूकता के साथ साथ शासन की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये आंकड़े तभी नियंत्रित होंगे और तभी हम इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। और दूसरा, जो आपने आज अपने शपथ ग्रहण समारोह के साथ यहां पर संकल्प लिया है, खासतौर पर स्वास्थ्य की उन्नति के बारे में, बीमारियों की रोकथाम के बारे में, स्वास्थ्य सेवाओं की पुनर्स्थापना के बारे में और एक मरीज की पीड़ा से मुक्ति के बारे में कि उसकी पीड़ा को कैसे आप मुक्ति दे सकते हैं। याद रखना, आपका एक एक क्षण और एक एक समय जब आप स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रशिक्षण को लेना और इसमें स्वास्थ्य सेवा की उन्नति में अपना योगदान देना, आपकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। दूसरा, बीमारियों की रोकथाम के लिए, बीमारी की रोकथाम के लिए स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, उन सभी संकल्पों के साथ जोड़ना जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए अनिवार्य होती है। सरकार के द्वारा समय से पहले कोरोना के लिए हम लोग क्या कहते थे कि व्यक्ति बार बार हाथ धोए, अगर किसी वस्तु को उसने छुआ है तो सैनिटाइजर से एक बार हाथ को साफ कर लें, मास्क अनिवार्य बनाएं। एक सामान्य जानकारियां आ रही थी और सामान्य रूप हम जागरूकता इसी क्रम में आगे बढ़ा रहे थे और दैनिक जीवन में भी इसका अपना महत्व है। तो बीमारियों की रोकथाम करने के लिए इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है, जागरूकता के इन कार्यक्रमों की। इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं की पुनर्स्थापना के लिए हम लोग अपने स्तर पर बेहतर कार्य कर सकते हैं। आप शासकीय क्षेत्र में जाएंगे, आप निजी क्षेत्र में जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, पूरी ईमानदारी और पूरी तन्मयता के साथ मरीज और मरीज के परिवारजनों के विश्वास पर खरा उतरना, ये हमारा कार्य होना चाहिए। और उसके माध्यम से किसी भी मरीज की पीड़ा को मुक्ति देने की दिशा में हमें अपने स्तर पर अपने व्यवहार, अपनी कार्यपद्धति को ऐसे लेके चलना है जिससे उसको वास्तव में इस सेवा के माध्यम से उसको एक नई राहत महसूस होती भी दिखाई दे। अगर यह कार्य नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रशिक्षु अपना प्रशिक्षण का कार्य पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ करती हैं तो अपनी सेवाओं के माध्यम से वह मरीज के परिवार और स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत अविस्मरणीय सेवा कर सकती हैं। और यह एक चुनौती आप सबके सामने होगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज बसंत पंचमी के अवसर पर श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग और गोरखनाथ कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग अपने इस दीप प्रज्वलन और सेवा शपथ समारोह के साथ इस कार्यक्रम को जब आगे बढ़ा रहा है, मैं पिछले लगभग 11-12 वर्षों से इस कार्यक्रमों के साथ जुड़ा रहा हूं। मैं नजदीक से देखता रहा हूं कि यहाँ पे नियमित प्रशिक्षण भी चलता है, क्लासेज चलती हैं, लैब और लेबोरेटरी में प्रशिक्षण जाती हैं, चिकित्सालय में जाती हैं, अपने अन्य सभी प्रकार के प्रशिक्षण को समयबद्ध ढंग से लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हैं और बाद में फिर सेवा के अलग अलग फील्ड में जाकर के बहुत विस्तृत क्षेत्र है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि नर्सिंग क्षेत्र में आज के दिन पर कहीं भी रोजगार नौकरी की कोई समस्या नहीं है। थोड़ा भी प्रयास कर देंगे, न केवल आपके स्वयं के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, बल्कि समाज के स्वास्थ्य के लिए भी ये क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में भी यह आपके कदमों को और मजबूती प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने एमएससी पाठ्यक्रम भी यहां पर प्रारंभ किया है। मैं विश्वविद्यालय को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि विश्वविद्यालय ने एमएससी नर्सिंग के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग को दी है। मुझे याद है जब गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का बीएससी का पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ था
2012 में सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी उसे मान्यता मिलने में 4 साल का समय लगा था। लेकिन इस बार जो बीएससी नर्सिंग का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद यहां से निकले के उन छात्राओं के लिए, उन प्रशिक्षुओं के लिए एमएससी नर्सिंग और इस फील्ड में और भी बेहतर कैरियर के लिए एक नया अवसर गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग उपलब्ध करा रहा है। यहाँ की बालिकाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर लेकर के जो एक कॉलेज आया है, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय और गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग आया है। मैं इसके लिए इस व्यवस्था से जुड़े हुए यहाँ के निदेशक, कॉलेज की प्राचार्य और इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए जितने भी गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के हमारे चिकित्सक हैं, पदाधिकारी हैं, प्रोफेसर यूपी सिंह जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी नर्सिंग कॉलेज के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी के द्वारा जो एक बेहतर प्रयास प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। और मेरा विश्वास है कि गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का एमएससी पाठ्यक्रम और उसके बाद आगे का पाठ्यक्रम भी यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा करके स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी में अपना योगदान देगा। आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबको धन्यवाद। तो ये आप लगातार देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो गोरखपुर में इस समय गोरखनाथ स्कूल में नर्सों को संबोधित कर रहे थे। इन्होंने नर्सों को संबोधित करते हुए कहा कि नर्सिंग का ये क्षेत्र स्वास्थ्य के दिशा में महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसके माध्यम से देश व समाज की अभूतपूर्व सेवा की जा सकती है। उसके साथ ही साथ उन्होंने तमाम नर्सों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो यहाँ पर आपने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो कि गोरखनाथ स्कूल में नर्सों को संबोधित कर रहे थे, उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे थे। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन फिलहाल यहीं तक के लिए। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS एजुकेशन